प्रथम इकाई का दूसरा भाग, पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागृति की आवश्यकता। पर्यावरण अध्ययन क्यों किया जाए? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को तथा यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने पर्यावरण शिक्षा का एक कार्यक्रम सन 1975 में प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत विश्व के पर्यावरण शिक्षा के लिए समन्वय, संयुक्त योजनाओं का बनाना, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को चलाने के लिए कार्यक्रम तैयार करना। दूसरा, अंतर्देशीय स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा के संदर्भ में नए विचारों व योजनाओं का आदान प्रदान। विषय पर अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए शोध। नवीन विधियों, उत्पादों व कार्यक्रमों के विषय में के अनुरूप विकास। पर्यावरण शिक्षा के लिए सतत प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अपेक्षाकृत छोटे प्रदेशों के लिए पर्यावरण सलाहकार की व्यवस्था। ये 1975 में जो यूनाइटेड नेशन के स्तर पर ये रेजोल्यूशंस हुए। सन 1977 में तिब्लिस यूएसएसआर में एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी हुई। इस विषय में 6 उद्देश्यों को तय किया गया। पहला है अवेयरनेस या जानकारी, सतत पर्यावरण विकास के लिए जानकारी प्राप्त करना। दूसरा, ज्ञान, पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास हेतु। तीसरा, एटीट्यूड, पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति का होना। चौथा, स्किल, पर्यावरण संरक्षण एवं समस्या समाधान हेतु कौशल विकास। पांचवा है इवेल्युएटिंग एबिलिटी, पर्यावरण संरक्षण के दौरान मूल्यांकन की क्षमता धारण करना। और नंबर 6, पर्यावरण संरक्षण तथा संसाधनों की सुरक्षा हेतु सहयोग। यह सहयोग आर्थिक भी हो सकता है, अकादमिक भी हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है तथा राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है। जहाँ तक महत्ता का सवाल है, पर्यावरण एक एकल विषय नहीं है, बल्कि इसमें बहुत से विषयों का समन्वय है। प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, अतः उनका उपयोग, दोहन इसी परिप्रेक्ष्य में करना चाहिए। संसाधनों को ना तो प्रदूषित करना चाहिए और न ही खराब करना चाहिए। सूक्ष्म जीव व जंतु, वनस्पतियों में असंख्य जटिल रसायन पाए जाते हैं। ये रसायन दवाओं तथा अन्य बहुत से उत्पादों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग लाए जाते हैं। पर्यावरण विषय केवल एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, पूरी पृथ्वी तक फैला हुआ है। अतः पर्यावरण की सुरक्षा, सतत विकास, आने वाली पीढ़ियों को सही वातावरण प्रदान कर पाना, ये विश्व का विषय है तथा इसके लिए यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी बहुत से कार्य हुए हैं और देश और राज्य स्तर पर भी बहुत से काम हो रहे हैं। प्राकृतिक साधनों का सौंदर्य एवं मनोरंजन के लिए भी उपयोग किया जाता है। पर्यावरण व वन्य जीव संरक्षण हेतु विश्व भर में संरक्षित क्षेत्रों का विकास किया गया है। ये संरक्षित क्षेत्र जैवमंडलों के रूप में, राष्ट्रीय उद्यानों, सेंचुरी तथा सफारी पार्क के रूप में पाए जाते हैं, विकसित किए जाते हैं। और इन संरक्षित क्षेत्रों का कुछ भाग पर्यटन के उपयोग में भी लाया जा सकता है और कुछ परिस्थितियों में शोध कार्य के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इन संरक्षित स्थानों में भ्रमण से जनमानस में पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण आदि के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। पर्यावरण संरक्षण व सुरक्षा के लिए सामाजिक जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, जिसके लिए कुछ संस्थाओं व पत्रिकाओं की सदस्यता भी ली जा सकती है। जैसे
WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी आदि बहुत सारी संस्थाएं हैं जिसकी सदस्यता ग्रहण करके हम अपनी विषय की जानकारी बढ़ा सकते हैं। और वर्तमान काल में पर्यावरण एवं वन्य जीवों की स्थिति क्या है इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ पत्रिकाएं हैं जैसे डाउन टू अर्थ, WWF न्यूज़लेटर, हॉर्नबिल और सेंचुरी मैगजीन आदि का अध्ययन कर पर्यावरण सुरक्षा, संरक्षण व विकास के लिए काम किया जा सकता है। स्थानीय संस्थाएं जो कि वृक्षों के संरक्षण, जल संरक्षण आदि के लिए हों, उनसे समन्वय स्थापित करके अनेक कार्यों द्वारा समाज के विभिन्न लोगों के द्वारा भागीदारी निभाई जा सकती है। राष्ट्रीय उद्यान व सेंचुरी का भ्रमण विद्यार्थियों और नागरिकों को संरक्षित क्षेत्रों में भ्रमण करवा के वन्य जीवों के संरक्षण सुरक्षा की जानकारी प्रदान की जा सकती है। जन जागृति की आवश्यकता। पर्यावरण के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकार व कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए। अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए पर्यावरण से संबंधित सूचना का अधिकार सभी को है। पेयजल की गुणवत्ता जानने का अधिकार, जल दूषित होने पर कानूनी सहायता का अधिकार सभी नागरिकों को है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व स्तर पर तथा ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने पेयजल में पीने वाले पानी के लिए विभिन्न मानकों को दर्शाया है। तो पीने वाला मानक अगर जो भी रसायन है मानक के अंतर्गत आते हैं कि अंदर आते हैं तो उस अवस्था में पानी की गुणवत्ता ठीक मानी जाती है और उसी आधार पर पानी की गुणवत्ता का ज्ञान किया जाता है। खाद्य पदार्थों तथा पेय पदार्थों की गुणवत्ता जानने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है। खाद्य पदार्थों के लिए मानक उपलब्ध हैं जो जागरूक नागरिक इन मानकों के विषय में बता सकता है जिससे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। उद्योगों द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट वायु, जल व स्थल में प्रदूषण हो रहा है तो जागरूक नागरिक इस प्रकार के प्रदूषण का भी विरोध कर सकता है। जहाँ तक उद्योगों का प्रश्न है, कोई भी उद्योग किसी रसायन को सीधे ही वातावरण के अंदर जल में और स्थल पर नहीं छोड़ सकता है। उससे पहले उस रसायनों का, उन पदार्थों का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो बहुत सारे जो उद्योग हैं बिना ट्रीटमेंट के पानी को छोड़ते हैं या वायुमंडल को दूषित करते हैं, उसके ऊपर जो जागरूक नागरिक है आवाज़ उठा सकता है। जागरूक नागरिक पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित अधिसूचनाओं के आधार पर प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने में सहायता कर सकता है तथा विकास के नाम पर विनाशकारी कार्यों पर नज़र रख सकता है। दूसरा है कर्तव्यों के प्रति जागरूकता। इसके अंतर्गत साधनों का न्यूनतम दोहन करें। जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे वो जल के रूप में हो, वायु के रूप में हो, अनाज के रूप में हो, वन्य जीव के रूप में है, इनका उतना ही दोहन किया जाए जितना आवश्यक हो, न्यूनतम किया जाए। संसाधनों का उपयोग करते समय जहाँ तक संभव हो पदार्थों का पुनर्चक्रण करें। बहुत सारे पदार्थों को, संसाधनों को हम उपयोग करते हैं और उन संसाधनों को जो चीज़ें पुनर्चक्रित की जा सकती है उन्हें करना चाहिए जिससे संसाधन अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रह सकें। अपने स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए तथा जल, वायु व आवास की सुरक्षा एवं आवश्यकता अनुसार उपयोग करना चाहिए। अच्छी गुणवत्ता वाले जीवन के लिए हमें स्वच्छ वायु चाहिए, स्वच्छ जल चाहिए, स्वच्छ तथा प्रदूषण रहित आवास चाहिए। जहाँ तक मौलिक सुविधाओं का सवाल है, जैसे बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल आदि देश में उपलब्ध हैं। औद्योगिक विकास के फलस्वरूप मानव ने बहुत सी सुविधाएं प्राप्त की हैं जो कि जीवन स्तर को सुधारने के लिए अच्छी मानी गई हैं, लेकिन इस क्रम में जल, स्थल तथा वायुमंडल प्रदूषित हुआ है। आने वाले समय में हमें सतत विकास की ओर अग्रसर होना होगा जिसमें संसाधनों का सर्वोपयुक्त
प्रयोग किया जाए और न्यूनतम प्रयोग किया जाए और प्रदूषण विहीन वातावरण बनाने का कार्य किया जाए, जिससे उपलब्ध संसाधन लंबे समय तक चल सकें, उनका चक्रण हो सके और आगे आने वाली पीढ़ी को हम एक स्वच्छ प्रदूषण रहित वातावरण संसाधनों युक्त प्रदान कर सकें, जिससे यह ह्यूमन रेस लंबे समय तक इस पृथ्वी पर जीवित रह सके। भारत में पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे सरकारी व गैर सरकारी संस्थान कार्यरत हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। सबसे पहले बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी सन 1883 में 6 सदस्यों के साथ इस संस्था की शुरुआत की गई। यह एक शोध संस्थान के रूप में जानी जाती है तथा भारत के वन्य जीवों के संरक्षण के लिए इसका विशेष योगदान है। संस्थान ने हॉर्नबिल नामक पत्रिका एवं जर्नल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री का प्रकाशन होता है। पक्षियों पर सलीम अली द्वारा लिखी किताब तथा सरीसृपों पर जेसी डैनियल द्वारा लिखी किताब बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा प्रकाशित की गई है। संस्था का वन्य जीव अधिनियम बनाने में भी विशेष योगदान रहा है। दूसरी संस्था है WWF दिल्ली। सन 1959 में बॉम्बे से प्रारंभ हुई यह संस्था, जो बाद में दिल्ली में स्थानांतरित हुई। इसका मुख्य उद्देश्य वन्य जीव अध्ययन व जानकारी देना है। नेचर क्लब ऑफ इंडिया के अंतर्गत स्कूली बच्चों को वन्य जीवों की जानकारी प्रदान करना भी इस संस्था का कार्य है। तीसरा है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट दिल्ली। इसका कार्य सेमिनार व कार्यशालाओं का आयोजन करना, पर्यावरण संबंधी पुस्तक साहित्य प्रकाशित करना और डाउन टू अर्थ नामक विख्यात पत्रिका प्रकाशन इसी सेंटर के अंतर्गत हुआ है। चौथा है एनवायरमेंटल एजुकेशन सेंटर मद्रास। इसकी स्थापना सन 1988 में हुई। इसका कार्य वन्य जीवों तथा जैव विविधता का अध्ययन व प्रकाशन करना है। पांचवा सेंटर जो है वो सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन अहमदाबाद है। इसकी स्थापना 1879 में हुई। इसका कार्य पर्यावरण अध्ययन और ट्रेनिंग है। छठी संस्था है भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च। इसका कार्य स्नातक तथा स्नातकोत्तर तथा PhD के कार्यक्रमों का संचालन करना है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्राथमिक स्तर की पुस्तकों का प्रकाशन तथा UGC के लिए स्नातक स्तर की पुस्तक का प्रकाशन इसका कार्य है और पर्यावरण अध्ययन का डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी अध्यापकों के लिए ये संस्था संचालित करती है। उसके बाद में है उत्तराखंड सेवा निधि। संसाधनों के सतत उपयोग के लिए ग्राम स्तर पर काम करने लोगों को जानकारी देने का कार्य इस संस्था के द्वारा है। इसके बाद में है कल्प वृक्ष पूना। क्षेत्र विशेष के लिए पर्यावरण में चल साहित्य का निर्माण, स्कूली शिक्षकों का जैव विविधता की राष्ट्रीय नीति से अवगत कराना इसका कार्य है। अगला सेंटर है सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। इसकी स्थापना 1990 में हुई, जो संकटग्रस्त प्रजातियों का अध्ययन तथा सूचना एकत्र करना इसका मुख्य कार्य है। इसके बाद में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून। इसकी स्थापना 1980 में हुई। वन अधिकारियों के प्रशिक्षण का केंद्र और शोध तथा वन्य जीव प्रबंधन, वन्य जीवों द्वारा जीवों पर पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रम, प्लानिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज नेटवर्क ऑफ इंडिया का प्रकाशन 1988 में इस संस्थान के द्वारा हुआ। इसके बाद में है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कोलकाता में के रॉयल बॉटनिकल गार्डन में सन 1890 में स्थापित हुई। कुछ समय बाद इसको बंद कर दिया गया और 1939 में पुनः स्थापित किया गया। इसके 9 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसका कार्य वन संपदा, वनस्पति संपदा का वर्गीकरण,
उनका आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, उनका वितरण पूरे भारत में कहाँ कहाँ पे किस प्रकार से है, ये कार्य बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1916 में हुई। यह जंतु संसाधनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण, क्षेत्रवार वर्गीकरण, जंतुओं का संग्रह, अध्ययन आदि इसका कार्य है और इसमें कुल 16 क्षेत्रीय सेंटर उपलब्ध हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि हम पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं तथा विभिन्न स्थानों, पत्र पत्रिकाओं आदि से जुड़कर विषय की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा एक जागरूक नागरिक की तरह पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों को रिकॉर्ड करना, उनके विषय में आवाज़ उठाना और ऐसा कार्य करना कि यह उपलब्ध संसाधन लंबे समय तक चल सकें और सतत विकास में हमारी भागीदारी हो सके, ये सारी जानकारी इस क्रम के अंदर निहित है। धन्यवाद।